हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के सेशन हैं वो हमारे सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। इसमें हम लोग जॉन मिल्टन की एक सॉनेट को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में दी गई है। सेकंड नंबर की जो पोएम है उसका टाइटल है सॉनेट 7 कह सकते हैं। 7 सॉनेट है, मिल्टन ने जो सॉनेट्स लिखी उसका सीक्वेंस में ये सॉनेट 7th है। ये भी ध्यान रखें परीक्षा के लिए। ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। एक्चुअली मिल्टन ने अपने खुद के बर्थडे पे ये सॉनेट लिखी थी, या अपने खुद का जो 23 साल की एज में पहुंचना था उसके ऊपर ये सॉनेट लिखी थी, और उसी के बारे में वो अपनी एज को लेकर इसमें कुछ बातें कर रहे हैं। जो मैच्योरिटी आनी चाहिए इस एज में, वो मैच्योरिटी नहीं होने के कारण उन्होंने ये सॉनेट लिखी। हल्का सा ग्रीवेंस भी इस पे एक्सप्रेस किया इस सॉनेट में। इसका आप यूं भी कह सकते हैं टाइटल, ऑन हिज 23rd बर्थडे। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम पहले पोएम को पढ़ने से पहले जो पोएट हैं उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। यही लिटरेचर पढ़ने का तरीका होता है। तो सबसे पहले जॉन मिल्टन साहब के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, इनका बर्थ है वो 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। ठीक है, और उनकी जो डेथ है वो 8 नवंबर 1674 को हुई थी। ठीक है, तो अब जो इनकी डेट है बर्थ की और डेथ की वो आराम से याद हो सकती है। एक दिन और एक महीना है इधर ज़्यादा। देखो 9 दिसंबर को उनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, और 8 नवंबर यानी एक दिन कम है इधर 9 में और एक महीना कम है दिसंबर में, नवंबर हो गया। वर्ष तो खैर अलग होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ इनका है ब्रेड स्ट्रीट, लंदन। ब्रेड स्ट्रीट लंदन में इनकी बर्थ हुआ था। इनकी जो बर्थ प्लेस है वो ये रही। अब देखो जॉन मिल्टन के बारे में की फैक्ट्स क्या हैं। जॉन मिल्टन वॉज द सेकंड ग्रेटेस्ट 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट। अब सेकंड क्यों है? ओनली आफ्टर शेक्सपियर। शेक्सपियर को तो ग्रेटेस्ट मानते ही हैं। यहां मैं लिख देता हूं, ओनली आफ्टर शेक्सपियर। शेक्सपियर महोदय के बाद ये दूसरे इंग्लैंड के सबसे ग्रेट पोएट माने जाते हैं जॉन मिल्टन। ओके, दूसरी बात, ही वॉज अ पोएट। एक तो पोएट थे, दूसरा पोलेमिसिस्ट थे। अब ये पोलेमिसिस्ट क्या है दोस्तों? ये देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो बेबाकी से अपनी राय देता है, भले ही वो कंट्रोवर्शियल हो, जो विवादों में घिरा रहता है, खुल के अपनी ओपिनियन देता है, हो भले ही वो उसकी ओपिनियन कंट्रोवर्शियल हो। जैसे रिलीजन के खिलाफ बोलना एक तरह से कंट्रोवर्शियल होता है, तो जो खुल के अपनी राय रखता है, विवादों में बना रहता है, उसे हम कहते हैं पोलेमिसिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिल्टन के बारे में। वो अच्छे खासे पोलेमिसिस्ट भी थे और सिविल सर्वेंट भी थे। उनको क्रॉमवेल गवर्नमेंट के दौरान, या जिस समय इंग्लैंड में क्रॉमवेल की गवर्नमेंट थी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट, सेक्रेटरी के रूप में, सेक्रेटरी टू द फॉरेन अफेयर्स के रूप में उनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, ही वॉज नाउन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी। वो पुरजोर वकालत करते थे किसकी? फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस के फ्रीडम की भी वो पुरजोर वकालत करते थे। उन्होंने स्पीच दी थी पार्लियामेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को संबोधित करते हुए कि प्रेस का फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंडिविजुअल का भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या एक्सप्रेशन है उसकी पुरजोर वकालत करते थे। ठीक है, ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। पूरी तरह से वो अंधे हो गए थे बाय द ईयर 1652। 1652 वर्ष तक तो ये पूरे अंधे हो चुके थे। उस समय इनकी एज मुश्किल से 42 थी। तो एट द एज ऑफ 42 कहो या बाय द ईयर 1652 कहो, एक ही बात है। ओके, उसके बाद में डिस्पाइट गोइंग ब्लाइंड, अंधे होने के बावजूद ही कंटिन्यूड राइटिंग।
उन्होंने लिखना जारी रखा, लिखना बंद नहीं किया, बोलकर लिखवा देते थे, भाई अपने असिस्टेंट से लिख लेता था। हिज वर्क्स एक्सप्लोर्ड, उनका जो काम है वो तलाशता था, वो अपने पाइम्स के थ्रू तलाशते थे द मेजर थीम्स ऑफ, एक तो लिबर्टी, लिबर्टी के पक्षधर थे जॉन स्टुअर्ट मिल की तरह, मॉरलिटी, नैतिकता, ये बहुत ही नैतिकतावादी व्यक्ति थे, पुरिटन जो बिलीव्स हैं उसको ये मानने वाले थे, और रिलीजन, ऐसी थीम्स को वो एक्सप्लोर करते थे अपनी पोएट्री में। एक तो आपके लिबर्टी, मॉरलिटी, नैतिकता, और रिलीजन, धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। ठीक है, ज्यादातर इनका जो सॉनेट्स का टॉपिक होता था वो रिलीजन, गॉड, इस तरह के ऊपर बेस्ड होता था। प्यूरिटनिज्म पे बहुत जोर देते थे। मिल्टन वॉज ए पायनियर, मिल्टन एक अग्रणी पंक्ति के व्यक्ति थे, पायनियर थे इन यूजिंग ब्लैंक वर्ड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स क्या होती हैं? अनराइम्ड लाइंस होती है इन पेंटामीटर, जिसकी पीछे से राइम स्कीम आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मीटर होता है। अनलाइक ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड से थोड़ा अलग है, इसका मीटर तो होता है। ये वही आयम्बिक पेंटामीटर में, यानी 10 सिलेबल वाली डेका सिलेबिक लाइंस होती हैं, लेकिन एंड में अपन राइम स्कीम इसकी देखें तो नहीं मिलती है। इस तरह के वो पोइट्री ज़्यादा लिखते थे। हालांकि सॉनेट्स में तो अपन को राइम स्कीम मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं ये पेट्रार्कन सॉनेट या इटालियन सॉनेट का मॉडल फॉलो करते थे, तो ऑब्वियसली उसकी जो ऑक्टेव की या सेस्टेट की जो राइम स्कीम है, ए बी बी ए, ऑक्टेव की जो होती हैं ए बी बी ए, या सी डी ई सेस्टेट की होती है। और जैसा कि आप जानते हो कि सेस्टेट की राइम स्कीम में वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन ऑक्टेव की तो बिल्कुल ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहती है राइम स्कीम। ओके, तो ये चूंकि बात इस पोएम से रिलेटेड नहीं है, ज़्यादातर इनका जो काव्य रहा है उसमें इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज की हैं, और अनराइम्ड पोइट्री होती है वो इन आयम्बिक पेंटामीटर। मैंने जानकारी के लिए लिख भी दिया है। ओके गाइस, मिल्टन विगरसली डिफेंडेड। अब मिल्टन ने बहुत पुरजोर तरीके से डिफेंड किया, रक्षा की क्रॉम्वेल्स गवर्नमेंट, क्रॉम्वेल महोदय की जो गवर्नमेंट थी, जो क्रॉम्वेल महोदय आए थे सत्ता में ब्रिटेन में, और जो सिविल वॉर हुआ था, तो उस दौरान इन्होंने क्रॉम्वेल की जो गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी डिफेंड किया था इन हिज राइटिंग्स। बाद में जब रेस्टोरेशन पीरियड आया, चार्ल्स टू वापस गद्दी पे बैठे, या हाँ चार्ल्स सेकंड, तो इनको फिर सजा मिली उसकी रेस्टोरेशन पीरियड में। जब चार्ल्स सेकंड वाज क्राउन्ड, ठीक है ना, इनको जब गद्दी पे बिठाया गया तो मिल्टन वाज डिसमिस्ड। मिल्टन को क्या किया गया? डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया फ्रॉम हिज गवर्नमेंट सर्विस एंड इवन इम्प्रिजन्ड, और यहां तक कि कैद में भी डाल दिया गया। एक तरह से पनिशमेंट मिला क्रॉम्वेल को सपोर्ट करने का। ठीक है, की फैक्ट्स अबाउट मिल्टन। अब मिल्टन के बारे में कुछ और फैक्ट्स अपन जानते हैं। ही इज कंसिडर्ड to be the last major writer of the English Renaissance। जो इंग्लिश रिनेशंस हैं उसका आप इसको लास्ट पीरियड मान सकते हो, जो पुनर्जागरण काल था इंग्लैंड का, ठीक है, उसका लास्ट पॉइंट आप मान सकते हो जॉन मिल्टन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना आपको मिल्टन के बारे में, द लास्ट ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द रिनेशंस, ये जरूर याद रखना। ही बिलोंग्स टू द रिनेशंस पीरियड से जुड़े हैं, स्पेशली द प्यूरिटनीज, ये जो पुरातनवादी थे, ठीक है, जो एक तरह से एक आस्था थी इनकी प्यूरिटनिज्म में, वो जो प्यूरिटन एज थी जिसमें नैतिक, जो अच्छे आचरण पे बल दिया जाता था, है ना, धार्मिक जीवन जीना, ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहना, इस तरह की इनकी आस्था थी। तो 1625 से 1660 तक जो ये काल था, एंड द रेस्टोरेशन एरा। अब जो रेस्टोरेशन
एरा हैं, वहां तक ये रहे थे, क्योंकि इनकी एज काफी लंबी थी, जो कि 1660 के बाद का एज था। विद इन द 17th सेंचुरी के अंदर इनका पूरा पीरियड था। तो ये रिनेशन से भी जुड़े थे और रेस्टोरेशन एरा से भी जुड़े थे। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मिल्टन वॉज ओरिजिनली अ प्रोटेस्टेंट। ओरिजिनली ये प्रोटेस्टेंट थे, है ना, और क्रिश्चियन तो थे ही, कोई डाउट इसमें है नहीं। बट हिज स्पेसिफिक रिलीजियस व्यूज, लेकिन उनके जो विशिष्ट धार्मिक सिद्धांत थे, वर क्वाइट अनऑर्थोडॉक्स, गैर रूढ़िवादी थे। मतलब वो जो प्रोटेस्टेंट जिस तरह से रिलीजन को पेश करता था, परोसता था लोगों के लिए, जो चर्च के आडंबर थे, उसमें ये यकीन नहीं करते थे। बहुत धार्मिक थे, लेकिन जो वेज ऑफ वर्शिप हैं, भगवान की पूजा करने के तरीके, वो ये डिफरेंट सोच रखते थे। इनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था। जो पुरातनी लोग हैं, प्यूरिटन्स, उस तरह का इनका अप्रोच था, रिलीजियस अप्रोच। इनकी व्यूज थोड़े अनऑर्थोडॉक्स थे। हिज व्यूज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज बिलीव इन फ्रीडम। अब उनके विचारों पे प्रभाव पड़ गया था जो फ्रीडम में इनका बिलीव था, उसका। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, जो कॉन्साइंस नहीं है, कॉन्सेंस है, अंतरात्मा, अंतरात्मा की फ्रीडम में बिलीव करते थे। एंड हिज इंटरप्रिटेशंस, जो इनका इंटरप्रिटेशंस था या इनका जो व्याख्या करने का तरीका था, ऑफ स्क्रिप्चर, धार्मिक ग्रंथों का जिस तरह से व्याख्या करने का तरीका था, वो थोड़ा डिफरेंट था। किससे? प्रोटेस्टेंट लोगों से। ओके, गॉट इट। मतलब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होते हुए भी इनका जो रिलीजियस बिलीफ्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे। ये जो उस समय चर्च जिस तरह से स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रिटेट करता था, उनसे इनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट था। इनका, मैंने बताया आपको, रिलीजियस अप्रोच थोड़ा डिफरेंस था। ये फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल पे बिलीव करते थे, और ये कभी कभी कंट्रोवर्सी में भी रहते थे। आपने जैसा अभी एक शब्द पढ़ा था, कौन सा शब्द पढ़ा था भाई? ये पोलेमिसिस्ट थे, यानी ऐसी बेबाक राय देते थे जिससे धार्मिक लोग अक्सर नाराज हो जाते थे। ओके, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मिल्टन्स लाइफ, जो मुख्य ध्येय कह सकते हो, जो दीवानगी या चाहत, मुख्य चाहत मिल्टन की लाइफ की, इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। वो थी कि ईश्वर मनुष्य के साथ कैसा भी करे, कितना भी बुरा हो जाए, गॉड के जो वेज हैं मनुष्य के प्रति, उनको मिल्टन क्या करते थे? जस्टिफाई करते थे कि ईश्वर कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये इनका बिलीफ था। ओके, मिल्टन कंबाइंस द रिनेशंस पैशन फॉर ट्रुथ। मिल्टन क्या करते हैं? जो रिनेशंस पैशन था ट्रुथ और ब्यूटी का, उसको जोड़ते हैं विद द रिलीजियस फर्वर ऑफ द प्यूरिटन। जो रिलीजियस फर्वर है, फर्वर का मतलब हो गया दोस्तों उत्साह, एंथुजियाज्म। एक तरह का जोश, उससे वो जोड़ते थे। जो पुरातनवादी लोगों का जो जोश था, धार्मिक जोश, उस जोश को वो जोड़ देते थे रेनेसेंस पैशन से। और रेनेसेंस पैशन था ट्रुथ का और ब्यूटी का। ठीक है, पुनर्जागरण काल में लोग सत्य और सुंदरता दोनों पे जोर देते थे, और ये धार्मिक विश्वास था प्यूरिटनवादी, उससे उसको जोड़ देते थे। ही इज रिगार्डेड, उनको माना जाता है, द सेकेंड ग्रेटेस्ट पोएट ओनली आफ्टर शेक्सपियर के बाद। ये पहले भी पढ़ रखा हमने। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, पोलेमिसिस्ट एंड सिविल सर्वेंट आल्सो, ये भी पढ़ लिया। ही वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी बात मैंने आपसे बता दी। ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड, पूरी तरह से अंधे हो गए, ये भी हमने पढ़ लिया 1652 में एट द एज ऑफ 42। ठीक है ना। डिस्पाइट गोइंग, अच्छा लिखना जारी रखा, पायनियर थे, ये सब बातें रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं। ये बात थोड़ा ध्यान दीजिए। ही इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल के मास्टर थे।
जो भव्य शैली की जो पोइट्री होती थी, एलिवेटेड थीम्स, एलिवेटेड स्टाइल्स, उसके मिल्टन मास्टर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा परीक्षा में पूछ लिया जाता कभी कभी कि हु इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल इन पोइट्री, तो उसमें नाम आपको जॉन मिल्टन का ही बताना, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े एपिक्स लिखे, बड़े बड़े एपिक्स लिख डाले, महाकाव्य। तो इनके लिखने का तरीका बहुत भव्य होता था, ठीक है, और बहुत ही लंबी इनकी कविताएं होती थी। भाई जो पैराडाइज लॉस्ट है, जिसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 10 बुक्स के साथ, बाद में उसको 12 बुक्स के साथ रीपब्लिश कराया गया था। पैराडाइज रिगेन्ड है, वो पोइम चलती है 4 बुक्स में, यानी बहुत भव्य तरीके का काव्य जो होता है उस तरह से वो लिखते थे, जैसे हमारे कालिदास हुए हैं उस तरह से। ड्यू टू हिज अपीरियंस, अब देखो इनका फिजिकल अपीरियंस, ये बहुत लीन एंड थिन थे, दुबले पतले थे, और बाल इनके सुनहरे थे, ऐसे लंबे लंबे, उस जमाने में लोग ऐसे ही रखते थे। तो इस कारण से, अपीरियंस के कारण से, ही वॉज समटाइम्स कॉल्ड द लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज। क्राइस्ट कॉलेज, ये जो क्राइस्ट कॉलेज थी लंदन में, उसमें उसकी महिला के रूप में लोग इन पे फप्तियां कसते थे, इनकी मजाक उड़ाते थे। इनका अपीरियंस इस तरह का था, तो ये भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेजर वर्क्स की बात करते हैं। मिल्टन के कौन कौन से बड़े बड़े वर्क्स रहे, काव्य रहे। तो सबसे पहला, जहां भी जॉन मिल्टन का नाम आता है, पैराडाइज लॉस्ट का जिक्र आप करते ही हो। एन एपिक पोइम है इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स है, अभी हमने बात की थी ब्लैंक वर्स, यानी राइम नहीं मिलती उसके। अ पोइम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 10 बुक्स, पहले इसको पब्लिश किया गया था 10 बुक्स में, इन 1667 में। द पोएम वॉज रीपब्लिश, इसको वापस रीपब्लिश किया गया था इन 1674 में, ठीक है। देखो पहला पब्लिकेशन का ईयर है 1667, बाद में पब्लिश किया गया था इसे 1674 में इन 12 बुक्स। कितनी बुक्स में? पहले 10 बुक्स में थी, बाद में इनको 12 बुक्स में पब्लिश किया गया पैराडाइज लॉस्ट को, विद सम अमेंडमेंट्स, कुछ संशोधन करके, कुछ बदलाव करके, ठीक है। थीम इसकी थी फ्री विल। एडम और ईव उस गार्डन में विचरण करते हुए फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं, और उसके बाद भगवान की जो फ्यूरी का सामना करना पड़ता है, क्रोध का, और दोनों को फिर वो सैटर्न उनको उकसाता है खाने के लिए, और आखिर वो अपनी फ्री विल, मुक्त इच्छा के कारण के हम बंदिशों में क्यों रहें, और उन्होंने क्या कर, बाद में उनको फ्री विल का क्या महत्व है और ओबीडियंस का क्या महत्व है, ये पैराडाइज लॉस्ट की थीम है। और डिसओबीडियंस उनसे हो गया, भाई उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया और उसका पनिशमेंट कैसे मिला, वो ये सब पैराडाइज लॉस्ट में आपको पढ़ने को मिलता है। ये पैराडाइज लॉस्ट की थीम है, फ्री विल एंड ओबीडियंस की आवश्यकता ईश्वर की। भाई उनको गार्डन में डाल दिया, बिल्कुल बिना कपड़ों के आराम से घूमो फिरो, मौज करो, खाओ पियो, लेकिन ये फ्रूट आपको नहीं खाना है क्योंकि ये फॉरबिडन है, ईश्वर ने मना किया, ये नहीं खाना। तो वो ईव है, वो एडम को कहती है कि ऐसी, सैटर्न क्या करता है, उकसाता है, प्रोवोक करता है कि ये कैसी आज़ादी है, ठीक है, इतना सुंदर गार्डन, इतने सुंदर तुम दोनों, चाहे जो कर सकते हो, फ्री विल होनी चाहिए, अपनी मुक्त इच्छा से कुछ भी खाओ पियो, ये क्यों नहीं खा सकते, फिर ये तो गुलामी हो गई, ठीक है ना। तो एडम खा लेता उस फ्रूट को, और उससे क्या, फॉल ऑफ द मैन, मनुष्य का फॉल हो गया, पतन हो गया। वहीं से हम नारकी जीवन में चले गए, तो डिसओबीडियंस हो गया और उसका फिर पनिशमेंट मिला, ठीक है। ये पैराडाइज लॉस्ट की थीम है। पैराडाइज रिगेन्ड भी इन्होंने लिखी। हम उनकी बड़ी बड़ी बुक्स की बातें कर रहे हैं, पोइट्री कौन कौन सी पोइम्स बड़ी रही वो बातें कर रहे हैं। तो पैराडाइज रिगेन्ड 1671 में इन्होंने पब्लिश करवाई। अ पोएम इन 4 बुक्स डिस्क्राइबिंग जीसस क्राइस्ट्स टेम्पटेशन इन द डेजर्ट। ये 4 बुक में कविता है और ये बताती हैं जीसस क्राइस्ट किस तरह से लालच में पड़ गए थे डेजर्ट में, वो इसमें वाकया पूरा बताया गया है
4 बुक्स में चलने वाली एक पोएम है। ओके, फिर है दोस्तों सैमसन एगोनिस्ट्स। सैमसन एगोनिस्ट्स अ ट्रेजिक ड्रामेटिक पोएम है। ये ड्रामेटिक पोएम है, पब्लिश्ड इन 1671 में। इट इज अ काइंड ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, एक तरह की ग्रीक ट्रेजेडी है, ये भी याद रखना है। इट इज ए क्लोसेट ड्रामा। अब क्लोसेट ड्रामा जिसको प्ले करने के लिए नहीं, केवल पढ़ने के लिए होता है, वो याद रखना क्लोसेट ड्रामा होता है। क्लोसेट ड्रामा, ओनली अ ड्रामा मीन्ड ओनली फॉर रीडिंग, तो केवल पढ़ने के लिए वो क्लोसेट ड्रामा है। थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम, ये जो सैमसन एगोनिस्ट्स हैं, इसके कैरेक्टर्स के थ्रू मिल्टन ट्राइज टू रिवील हिज ओन पेन। मिल्टन अपना खुद का पेन जो है, दर्द है, वो व्यक्त करना चाहता है। काय का दर्द? अंधेपन का। और उनका जो स्ट्रगल रहा आफ्टर द इंग्लिश सिविल वॉर के बाद, जिस तरह से उनको नौकरी से हटा दिया गया, इम्प्रिजन कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, वो कैरेक्टर्स के थ्रू मिल्टन अपनी पीड़ा सैमसन एगोनिस्ट्स इससे वो बाहर लाना चाहते हैं। ओके, ये तीसरा मेजर वर्क है। चौथा लिसिडस, ये तो आपने सुना ही होगा। लिसिडस तो बहुत पॉपुलर उनकी एलेजी हैं, जो उनका फ्रेंड था किंग एडवर्ड किंग, उसको मॉर्न कर, उसकी डेथ को मॉर्न करने के लिए लिखी गई थी। तो ये पैस्टोरल एलेजी है, जिसमें गडरिये वगैरह होते हैं। पैस्टोरल एलेजी, देहात का दृश्य होता है, गडरिये को दिखाया जाता है शोक मनाते हुए, उस तरह की एलेजी हैं। ये 1637 में लिखी गई थी और ये मॉर्न करती हैं उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग को, जो बेचारा डूब गया था इन अ शिपरैक। शिपरैक, जहाज टकराना, डूबना, जहाज के टकराने से जो डूब गया था, तो उसकी डेथ को ये मॉर्न करती हुई एलेजी हैं लिसिडस। बहुत, जब भी हम एलेजी टॉपिक पढ़ते हैं तो ये लिसिडस का जिक्र हम जरूर करते हैं, जॉन मिल्टन की बहुत पॉपुलर एलेजी है। फिर है एरोपेजिटिका। ये एरोपेजिटिका क्या है? एक स्पीच थी बेसिकली, जो बाकायदा पब्लिश हुई। ये एक स्पीच है जॉन मिल्टन की, जो एडवोकेसी कर रहे थे उसमें, किसकी? लिबर्टी ऑफ द प्रेस, कि प्रेस बिल्कुल लिबरल होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए, एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। इस स्पीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा वकालत की, बहुत जोर देके कहा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एड्रेस करते हुए एक तरह से उन्होंने स्पीच दी, और इस स्पीच को उन्होंने फिर पब्लिश भी करवाया। इट वॉज पब्लिश्ड इन 30 पेजेस में, इसको पब्लिश करवाया गया था इन 1644 में। ओके, ये भी एरोपेजिटिका इन्हीं की रचना, मिल्टन की। उसके बाद देखो दोस्तों, ये कॉमस इनका एक मास्क है। ये मास्क क्या होता है? देखो, बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक तरह का प्ले है ये, जो राजाओं को लुभाने के लिए, उनकी तारीफ, जो पैट्रॉन्स होते थे उनको खुश करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स प्ले करते थे। ठीक है, कोई लिखा हुआ नहीं होता था ये केवल प्ले करने का एक तरीका होता था, और बाद में इसमें म्यूजिक भी ऐड कर दिया गया, सॉन्ग्स भी ऐड कर दिए गए। तो एक तरह से मनोरंजक ड्रामा कह सकते हो, नुक्कड़ पे जो नाटक होता है ना, वैसे उस तरह का था मास्क। एक तरह का प्ले होता है, पर इसका एक्चुअली कोई रिटर्न नहीं होता ज़्यादा, और ये केवल जो पैट्रॉन्स होते हैं उनको लुभाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, अम्यूज करने के लिए किए जाते थे। ठीक है, तो मास्क है बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ वर्च्यू एंड टेम्पटेशन, गुण और लालच। इस थीम पे कॉमस एक मास्क है। मास्क जब पढ़ते हैं उसमें इस एग्जाम्पल को हमेशा शामिल किया जाता है। उसके बाद है लालेग्रो। लालेग्रो एक पोएम का एक तरह से, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? मर्द, खुशी, हैप्पीनेस, लालेग्रो। एंड इल पेंसरोसो, लालेग्रो और इल पेंसरोसो, ये IL है, इल पेंसरोसो। ये क्या है? दो तरह, ये दो कविताएं साथ साथ लिखी गई, कंपेनियन पोएम्स हैं। एक तो ये प्रस्तुत करती हैं कॉन्ट्रास्टिंग मूड्स को, एक तो खुशी का मूड, ये खुशी का तो ये हो गया, और ये एल पेंसरोसो है, ये मेलनकली का मूड है, दुख का मूड है।
ठीक है, तो ये सारी जो मेजर चीजें जो परीक्षा में मिल्टन के बारे में पूछी जा सकती है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम असली काम पे आते हैं, अबाउट द पोएम। अब जो हमारे सिलेबस में पोएम है, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ये जो सॉनेट है इसको जिक्र कर रहे हैं। द सॉनेट वॉज रिटन अराउंड दिसंबर 1631 के आसपास लिखी गई थी, यह 1632 भी हो सकता है। एंड पब्लिश्ड, और इसका प्रकाशन किया गया था लेटर, बाद में, इन 1645 में, इन द कलेक्शन पोएम्स बाय मिस्टर जॉन मिल्टन। ये उनके पोएम्स का कलेक्शन, याद रखना, कोई अटपटा नाम नहीं है, सीधा सीधा है, बाद में पब्लिश किया गया था, तो सीधा है नाम। पोएम्स टाइटल है पोएम्स बाय मिस्टर जॉन मिल्टन, उसमें इसको पब्लिश किया गया था, ये आपको जरूर याद रखना है। और कब पब्लिश किया गया था ये भी आपको याद रखना है, 1645 में, ठीक है। इट इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द पेट्रार्कन सॉनेट। ये पेट्रार्कन सॉनेट का एक विशिष्ट तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है। और द इटालियन सॉनेट कह दो, एक ही बात है, पेट्रार्कन को, इटालियन को, और बाद में तो मिल्टन ने इतना बखूबी लिखा उस पैटर्न पे सॉनेट्स कि इनको मिल्टॉनिक सॉनेट्स के रूप में भी जाने जाने लगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज डिवोशनल इन टोन। ये जो सॉनेट है वो धार्मिक है अपनी टोन में। एंड इट इज रिटन इन एन ऑटोबायोग्राफिकल मोड। इसको आत्मकथानक तरीके से लिखा गया। खुद की कहानी जब राइटर बताता है, एक राइटर अपने आप को कहीं प्रस्तुत करता है, अपने बारे में लिखता है, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल टोन मानी जाती है। तो ऑटोबायोग्राफिकल मोड में इसको तरीके में लिखा गया। इन द सॉनेट, इस सॉनेट में मिल्टन रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज इमैच्योरिटी। जो मिल्टन की अपरिपक्वता है उस पर वो रिफ्लेक्ट करते, चिंतन करते हैं। इवन आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 23, 23 साल की उम्र में पहुंचने के बावजूद जो उनकी इमैच्योरिटी है उस पे वो चर्चा करते हैं, उस पे वो चिंतन करते हैं इस सॉनेट में। दिस सॉनेट इज ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल। ये सॉनेट एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण है, मतलब स्ट्राइकिंग, ध्यान देने योग्य, चौंकाने योग्य, ऑफ द रिनेशंस इथोस। जो रिनेशन काल में जो मान्यताएं थी, जो बिलीव्स थे, एंड द रिफॉर्मेशन ज़ील, और रिफॉर्मेशन पीरियड का जो उत्साह था, उन दोनों का उदाहरण आपको इसमें मिलता है इस सॉनेट में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थीम ऑफ द सॉनेट, सॉनेट की थीम क्या है? टाइम एंड मैच्योरिटी। टाइम एंड मैच्योरिटी की थीम है। इसको मैच्योरिटी नहीं पढ़ता है, मैच्योरिटी ही इसका करेक्ट। एक्चुअली तो मैच्योरिटी है, ITY में आई को अटी पढ़ते हैं, ये वाला सिंबल यहाँ पे यूज होता है, स्वा वाला वीक यहाँ पे आता है। तो टाइम एंड मैच्योरिटी की बात हो रही है, समय और परिपक्वता। और पोएम एक्सप्रेस करते हैं मिल्टन के क्या क्या, देखो, रिग्रेट एंड एंजाइटी, उनका जो खेद है मैच्योरिटी नहीं आने का 23 साल की उम्र में ही, और उनकी जो चिंता है वो व्यक्त करती है। फेथ एंड एक्सेप्टेंस, फेथ एंड एक्सेप्टेंस, उनका जो विश्वास ईश्वर में है, और अंत में ईश्वर के वेज को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस भी इसमें रिवील किया गया। डिवाइन पर्पस है, इस सॉनेट को लिखने का उद्देश्य भी डिवाइन है, ईश्वरीय पर्पस है। और एक्सेप्टेंस ऑफ फेट, अपना जो भाग्य है उसको स्वीकार करना। जितना भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलेगा, जितना गॉड ग्रांट करेगा वही आपको मिलेगा। ये एक तरह से ये पॉइंट्स इस सॉनेट में एक्सप्रेस किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के एंगल से। कोई भी 3 दे दें, एक ऐसा दे दे जो नहीं है, जैसे मान लो दे दिया मैरिड लाइफ, तो वो इसमें नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है सॉनेट में रिग्रेट है, एंग्जाइटी है, किस पे? मैच्योरिटी नहीं आने पे। दूसरी बात, फेथ एंड एक्सेप्टेंस दोनों हैं, ईश्वर के बारे में, ईश्वर में जो आस्था वो मेंटेन रहती है, और अपना जो फेट है, अपना जो भाग्य है, उसको मिल्टन
एक्सेप्ट करते हैं ये सोच के कि गॉड की जो विल है वही स्ट्रांग रहेगी, जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा ही होगा। और डिवाइन पर्पस भी है, दिव्य पर्पस है। गॉड की सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं करते वो कहीं पे भी, गॉड की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं मिल्टन सब जगह। और एक्सेप्टेंस ऑफ फेट, ये बात है इस सोनेट में आपको देखने को मिलेगी। ये एक तरह से टोन थी। अब बात है स्ट्रक्चर की। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये पेट्रार्कन सोनेट का पैटर्न है, या आप कह लीजिए इटालियन सोनेट का पैटर्न है। तो ऑब्वियसली इसमें एक ऑक्टेव होगा और दूसरा सेस्टेट होगा। ऑक्टेव एंड सेस्टेट दोनों आपको मिलेंगे। मीटर आयम्बिक पेंटामीटर ही आपको मिलेगा, ठीक है। सोनेट का तो फिक्स होता है आयम्बिक पेंटामीटर। और राइम स्कीम इसमें देखो, ऑक्टेव में आपको बिल्कुल टिपिकल जो पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम होती है वही फॉलो की है। ए बी बी ए बी बी ए, ये ऑक्टेव हो गया। और सी डी ई डी सी ई, यहां पे होता क्या है, बेसिकली सी डी ई होना चाहिए, लेकिन डी सी उल्टा हो जाता है। सी डी की जगह डी सी हो जाता है उल्टा ई। ये दो चीजों की राइमिंग थोड़ी सी उल्टी हो गई। सी डी ई होती तो फिर वो टिपिकल पेट्रार्कन। आपने पढ़ रखा है कि सेस्टेट के जो पार्ट का राइम स्कीम है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। ओके, गॉट इट। अब देखो राइम स्कीम पे बात करें तो ये देखो यूथ, जो पहला जो साउंड आता है यूथ लाइन के एंड का, राइम स्कीम एंड राइम की बात होती है राइम स्कीम में, यूथ, ठीक है। और ये देखो श्यूथ, यूथ थ आ रहा है और श्यूथ थ आ रहा है, ए। और ये देखो य और करिय, ये सेम जैसा बी बी, ठीक है। उस तरह से ट्रूथ, ये हो गया आपके वापस ए। देखो इससे बिल्कुल मैच खा रहा है ना, यूथ ट्रूथ, तो वापस है। और जैसे आप ये आपने देखा था कौन सा, य और करिय बी बी दिया था, वैसे ही सेम है क्या, निय और अपीय सेम है तो बी बी। और ये देखो ट्रूथ और एंड्यूथ, ये ए। तो ए बी बी ए दोनों की बन चुकी है। अगली बात करें, देखो ये है स्लव, क्या है स्लव, तो ये बिल्कुल नहीं आ गई तो इसको सी दे दिया। फिर है इवन, ये भी बिल्कुल नहीं है, इसको डी दे दिया। और ये है हाई, ये भी मैच नहीं हो रही कहीं तो इसको ई दे दिया। तो इधर तो सी डी ई बन गया। अब जो ये आप सेस्टेट पार्ट पढ़ो 3-3 लाइन का, अब इसमें देखो हेवन किससे मैच कर रहा है, इवन से, हेवन इवन, तो ये भी क्या हो, डी हुआ। और ये देखो सौ किससे मैच कर रहा है, देखो स्लो से, स्लो और शो, तो ये इधर आ गया सी वापस, डी सी बन गया। और आई किससे मैच कर रहा है, देखो आई मैच कर रहा हाई से, हाई एंड आई दोनों मैच कर रहे हैं तो ई सेम रहेगा। तो सी डी ई ना होके डी सी हो गया। गॉट इट। ये इसकी राइम स्कीम है, ये हमने पढ़ी है। अब हम इस कविता का पढ़ते हैं टेक्स्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। ओके गाइस, तो देखो हाउ सून हैथ मीन्स, ये आ की एक तरीका है पोएट्री में लिखने का, हैज हैव को। हाउ सून हैज टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ। अब देखो सटल पढ़ते हैं इसको, सबटल नहीं हो, सटल थीप, टाइम को क्या बताया जा रहा है, थीप ऑफ यूथ, जवानी को चुराने वाला चोर। सटल मीन्स एकदम उपयुक्त, सटल मीन्स एकदम उपयुक्त, जो चोर हैं जवानी को चुराने वाला। तो यहां पे सीधा सीधा आ गया थीप, कहते ही थीप वर्ड क्या बन गया, मेटाफर तो हो ही गया। और इस मेटाफर में पर्सोनिफिकेशन भी हो गया। अब पर्सोनिफिकेशन कैसा हो गया कि आप समय को क्या बता रहे हो, चोर बता रहे हो, इसका मतलब समय का मानवीकरण तो कर ही रहे हो। तो मेटाफर भी है प्लस पर्सोनिफिकेशन है। ओके, गॉट इट। तो टाइम को क्या बताया गया है, सटल थीप
ऑफ यूथ। इसका मतलब है नॉट ओनली उसके लिए कोई रूपक दिया गया, चोर का रूपक चोर के रूप में दर्शाया गया है, बल्कि उसे क्या कहते हैं, पर्सोनिफाई भी किया गया, मानवीकृत भी किया गया है। किसको? टाइम को। ठीक है। कई बार आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते, आपको पूछ लिया कि व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, तो उसमें आपको लिखना टाइम हैज बीन पर्सोनिफाइड। ठीक है ना। और व्हाट डज द मेटाफर सटल थीप ऑफ यूथ रेफर टू, किसको रेफर कर रही है, तो बताना इट रेफर्स टू टाइम। ठीक है ना। इसका जो आपके टेनर है वो टाइम है, और जिसकी तुलना की जाए वो तो है टेनर, ये तो है टेनर, और जिससे उसकी तुलना की जाए वो है व्हीकल। तो चोर की तुलना किससे की, सॉरी टाइम की तुलना किससे की गई है भाई? चोर से, तो ये व्हीकल हो गया। ठीक है। फर्स्ट लाइन में यही चीज ध्यान रखने लायक है कि कितना जल्दी समय जो है वो समय को तुरंत बता दिया, जवानी का जवानी को चुराने वाला, स्टोलन, उसने चुरा लिया है। इसका मतलब टाइम ने चुरा लिया, चुराने का काम मनुष्य करता है। ठीक है। तो उसी मेटाफर को आगे कैरी किया जा रहा है, चुरा लिया है ऑन हिज विंग्स। अब देखो समय के लिए हिज यूज किया है, तो ये एक टेस्टिमनी है कि भाई ये पर्सोनिफाई हो गया टाइम, तभी आपने व्यक्ति वाला पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया। हिज विंग, उसके पंखों पर चुरा लिया। अब देखो चोर के पंख होते नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब टाइम को यहां अगेन बर्ड से कंपेयर किया गया है, तो ये फिर विंग क्या है? एक मेटाफर है। विंग क्या है? मेटाफर है। यानी इन द सेकेंड लाइन टाइम हैज बीन कंपेयर्ड टू ए बर्ड, समय की तुलना एक बर्ड से की गई है। अपने पंखों पर क्या चुरा लिया? देखो 3 and 20th ईयर, 23 साल मेरे चुरा लिए हैं, अपने पंखों पे उड़ा के ले गया चुरा कर। कौन? समय। तो समय को न केवल एक चोर के रूप में कंपेयर किया गया है, बल्कि एक बर्ड के रूप में भी कंपेयर किया गया है। ये आपके यहाँ पे मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं दोनों लाइन में। ठीक है, समझ गए? समय रूपी चोर ने किस तरह से मेरे जीवन के 23 वर्ष अपने पंखों पर वो चुरा कर ले गया। ठीक है, गॉट इट? माई हैस्टिंग डेज, मेरे जल्दबाजी भरे दिन। हैस्टिंग डेज, हरिंग, जल्दी करते हुए। डेज, दिन। फ्लाई ऑन, उड़ के आगे बढ़ गए। विद फुल करियर, अब यहां तक करियर का मतलब क्या? एकेडमिक करियर, जो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई है उसी में मेरे 23 साल जीवन के गुजर गए, जल्दबाजी भरे दिन चले गए। तो यहां पे करियर का मतलब याद रखना, एकेडमिक करियर, एकेडमिक करियर की बात हो रही है। ओके। बट माई लेट स्प्रिंग, लेकिन मेरी जो लेट स्प्रिंग है, लेट स्प्रिंग बताया गया प्रेजेंट एज को। देखो बचपन के बाद जो यौवनावस्था होती है उसको ब्रिटिश सीजन में, या जो इंग्लैंड के लोग सीजन में उसे स्प्रिंग ही कहते हैं। खिलने, खेलने, आगे बढ़ने की उम्र, बचपन की अवस्था स्प्रिंग ही है। ठीक है। बाद में आता है आपके जीवन का समर, गर्मी। ठीक है ना। तो यहां लेट स्प्रिंग मतलब जाता हुआ बचपन, ये बता रहा है हिज प्रेजेंट एज। ये भी मेटाफर है। ये लेट स्प्रिंग भी क्या है? एक मेटाफर है, अपनी वर्तमान उम्र को बताने का मेटाफर है। मेरा जो अभी वर्तमान उम्र है, लेट स्प्रिंग यानी बाद का बचपन, जो 21, 22, 23 साल वाला रहा है, उसके लिए मेटाफर यूज किया है स्प्रिंग। याद रखना, लेट स्प्रिंग। नो बड, अब देखो इस मेटाफर को आगे कैरी ऑन किया जा रहा है। उसने कोई बड नहीं दिया, कोई कलियां इसमें दिख नहीं रही हैं फूलों वाली, या ब्लॉसम दिख नहीं रहा, फूल खिले नहीं है बचपन में। तो देखो बड एंड ब्लॉसम बता रहा है
पोएटिक अचीवमेंट्स, पोएटिक कह दो, नॉर्मल कुछ भी कह दो, चूंकि पोइट बनना चाहते हैं तो अपन पोएटिक कर रहे हैं, और अचीवमेंट ये भी मेटाफर है, याद रखना। अब चूंकि उन्होंने अपनी अपनी अभी वर्तमान जीवन की स्टेज को क्या बोल दिया, लेट स्प्रिंग, और चूंकि स्प्रिंग बोल दिया तो स्प्रिंग से मैच करती चीजें, स्प्रिंग में क्या मिलता, पेड़ों पे, शाखाओं पे आपको बर्ड्स मिलते हैं और ब्लॉसम मिलते हैं, फूल खिलते हैं स्प्रिंग में। लेकिन इधर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यानी इस एज में आने के बाद भी मेरे कोई फूल नहीं खिले, फ्रूट नहीं मिले, यानी अचीवमेंट नहीं रहे। श्यूत, श्यूत का मतलब क्या, देखो ये देखो श्यूत वर्ड है, ये किसके लिए यूज किया गया, शव, शव। कोई फूल और कलियां नहीं दिखा रहा बचपन, यानी सॉरी ये वर्तमान उम्र, ये बसंत की उम्र, तो इसका मतलब मेरे कोई भी पोएटिक अचीवमेंट्स नहीं हुए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बड और बॉसम का मतलब है अचीवमेंट यहाँ पे, और लेट स्प्रिंग का मतलब है उसकी जो प्रेजेंट एज है, बचपन जाने वाली अवस्था, मैच्योरिटी आने वाली अवस्था जो मानी जाती है 22-23 साल में आ जाती है। तो लेट स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे है उसकी जो वर्तमान उम्र है उसमें कुछ भी आपको ऐसा अचीवमेंट जैसी चीज दिखाई नहीं दे रही है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, ऑक्टेव पढ़ रहे हैं, ऑक्टेव की पहली 4 लाइन हम पढ़ चुके हैं, वो मेटाफर से भरी हुई है। 4 मेटाफर आपको यहां नजर आ गए। एक तो देखो, टाइम को कंपेयर करना थीप से, कोई लाइक एज जैसे वर्ड है नहीं तो सीधा सीधा सिमिली नहीं होगा, मेटाफर ही होगा। और एक टाइम को बर्ड से कंपेयर करना। फिर अगली बात है कि ये जो लेट स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये अभी वर्तमान जो उम्र का पड़ाव है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है, तो ये भी मेटाफर है। और बड और बॉसम में आपको एक और चीज मिलेगी, कौन सी, अलिटरेशन। आपको ब का साउंड नोट करना पड़ेगा, बड एंड ब्लॉसम में, बड एंड बॉसम में आपको बी वर्ड यूज करना था, एलिटरेशन भी हो गया यहां पे। ओके, तो कहने का अब यूं यहां पे 3 एंड 20th, लेकिन यहां देखो थ है और यहां ट है, तो ये एलिटरेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे केवल आपको लेटर नहीं देखना होता है, साउंड देखना होता है, क्योंकि अलिटरेशन एक साउंड बेस्ड डिवाइस है दोस्तों। ओके, तो यहां कोई अलिटरेशन नहीं है, यहां पे अलिटरेशन आपको मिलेगा बर्ड एंड बॉसम में। ओके, गॉट इट। परहैप्स माय सैम्बलेंस, शायद मेरा जो हुलिया है, अपीरियंस, अपीरियंस जो है मेरा, मेरा अपीरियंस माइट डिसीव द ट्रूथ, वो सच्चाई को धोखा देने लायक है। शायद मेरा जो सैम्बलेंस है या अपीरियंस है वो सच को धोखा दे सकता है। दैट आई, कि मैं, टू मैनहुड एम अराइव्ड, दैट आई एम टू अराइव, मुझे अराइव होना है, मैं पहुंचने वाला हूं कहां पे, मैनहुड पे, पुरुषत्व की अवस्था पे। सो नियर, मैं इस पुरुषत्व की अवस्था के इतना नजदीक पहुंच गया हूं, हालांकि मेरा अपीरियंस ऐसा नहीं है, मतलब अभी भी मैं बच्चे जैसा ही दिखता हूं, मैच्योरिटी कहीं रिफ्लेक्ट हो नहीं रही है। तो मेरा जो अपीरियंस है, फिजिकल अपीरियंस की यहां बात हो रही है, वो अभी मनुष्य के रूप में नहीं है, अभी भी बचपना जैसा ही दिखता है, ठीक है, और इतना नजदीक मैं मैनहुड के पहुंच गया हूं, ठीक है। द इनवर्ड राइपनेस, ये देखो फिर एक इंपॉर्टेंट मेटाफर है। अब चूंकि वहां पे अपने आप को एक स्प्रिंग सीजन से वो बात कर रहे हैं एज को, तो स्प्रिंग सीजन में जो फलों के अंदर जो पकना आता है, राइपनेस, पकावट कह दो, राइप होना, फल पकना, तो वो
पकावट अभी भी डथ मच लेस अपीयर, ये बहुत कम अपीयर होती है मेरे अंदर। मतलब मेरी पर्सनालिटी में जो मैच्योरिटी होती है, ये इनवर्ड राइपनेस फिर से क्या है, मेटाफर है जो आपको किसके लिए यूज किया गया है, ये फिर से मैच्योरिटी के लिए यूज किया गया है। तो मेरे अंदर देखो, भले ही मैं अभी मैनहुड में पहुंचने जैसा अपीयरेंस से नहीं दिखता हूं, लेकिन कम से कम ये तो दिखना चाहिए था ना, इनवर्ड राइपनेस, मैच्योरिटी, आंतरिक पकावट क्या है, मैच्योरिटी है। डॉथ हो गया डज के लिए, ये डज के लिए है। मच लेस अपीयर, ये बहुत कम अपीयर होती हैं। ये डज इम्पेटिक यूज है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। डज इज अपीयर के साथ काम करके इम्पेटिक ऑक्सिलरी के रूप में यूज हुआ। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स, जो मैच्योरिटी कुछ अन्य, मोर मतलब कुछ ज्यादा लोग, टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स, ये आया है उसके साथ ही ऐसे लोग जो मैच्योर दिखते हैं, ठीक है ना, ये आया है दोज हु सीम अपीयर, और सॉरी हु सीम या अपीयर तो एक ही बात है, मैच्योर, जो परिपक्व दिखते हैं, वैसे कुछ लोग एंड्यूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो इसका हो सकता है, देखो टीएस तो हटा ही दो, ये तो एक तरह से क्या है, ग्रामेटिकल फॉर्म में ले जाना वर्ब को, ये तो क्या है, इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है पोएट्री का। एक तो होता है एंडाउ, रखना, जैसे कहता है ना, ही इज एंडाउड विद अ ग्रेट पोएटिक टैलेंट, ठीक है। और एक इसका हो सकता है, देखो एंड्योर, ये दोनों पॉसिबल मीनिंग में ये सही है। यानी जो कुछ अन्य, मेरी उम्र के कुछ अन्य लोग, दोज हु सीम मैच्योर एट दिस एज, इस एज पे, वो जो परिपक्वता रखते हैं, वैसी परिपक्वता मुझ में नहीं दिखती। इसका सीधा सीधा अर्थ निकालना, पजेस, जो वो अपने अंदर रखते हैं मैच्योरिटी, कुछ ऐसे लोग हैं वो मेरे अंदर नहीं दिखते। अब देखो इनवर्ड राइपनेस, जो इनवर्ड राइपनेस यानी मैच्योरिटी, जो कुछ अन्य हैप्पी स्पिरिट्स, यानी वो कह सकते हैं अच्छी किस्मत वाले लोग जो रखते हैं एंड्यूथ, वो मेरे अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबल मीनिंग में फिट बैठता है यहां पे। येट, अब देखो आ रहे हैं हम किसकी ओर, सेस्टेट की ओर। इसका मतलब यहां पे वोल्टा है, वही टिपिकल पैटर्न है। पेट्रार्कन या इटालियन सॉनेट्स में जो वोल्टा है वो कहां अपीयर होता है, 9th लाइन के बिगिनिंग में, है ना, या कह दो सेस्टेट के बिगिनिंग में, यहीं से शुरू हो रहा है आपकी 9th लाइन। येट इट बी लेस और मोर, अब यहां बिल्कुल अलग टोन हो गया। अब देखो एक्सेप्टेंस की हो रही है, ये ऑक्टेव तो पूरा ग्रीवेंस में चला गया, शिकायत में। और शिकायत क्या थी कि मैं 23 का हो गया लेकिन मेरे अंदर मैच्योरिटी नहीं आई, ये शिकायत थी मुख्य। अब आ रहे हो आप किधर, कॉन्सोलेशन की ओर या रेजोल्यूशन की ओर। येट इट बी लेस और मोर, फिर भी ये चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, क्या, मैच्योरिटी, इट आया मैच्योरिटी के लिए। और सून और स्लो, जल्दी आए चाहे धीमे आए। इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर इवन, ये मैच्योरिटी होगी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे जल्दी आए चाहे देरी से आए, स्ट्रिक्टेस्ट मेजर। अब स्ट्रिक्टेस्ट मेजर क्या है, कठोरतम मापदंडों में होगी, ईश्वर के कठोरतम मापदंडों में, इवन समान होगी, कठोरतम मापदंडों के समान होगी। यानी ईश्वर ने जिस मापदंड में मुझे मैच्योरिटी दी है, जो मेजर उनका करने का तरीका है, उसमें ये बराबर ही होगी, जो उन्होंने दी है वो चीज इवन ही होगी, ठीक है। जितनी दी है, जल्दी दी, थोड़ी दी है, ज्यादा दी है, जल्दी दी है, स्लो दी है, लेकिन ईश्वर का जो मेजर है, उसका जो स्ट्रिक्ट मेजर होता है, किसी को ज्यादा कम नहीं देता,
उस मेजर में ये इवन है मैच्योरिटी। टू दैट सम लॉट, सॉरी, टू दैट सेम लॉट, उसी भाग्य को मिलेगी। जितना भाग्य है, एक लॉट, एक भाग्य जिस व्यक्ति का, हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल लॉट होता है, भाग्य होता है। ये डेस्टिनी है, डेस्टिनी लॉट के लिए आता है। तो जो उसका भाग्य है उतना ही मिलेगा, सेम अमाउंट में। हाउएवर मीन और हाई, चाहे उसे वो उसके भाग्य में लिखी चीज कम है, तुच्छ है, चाहे उच्च है, तुच्छ या उच्च, हिंदी की राइम स्कीम एक तरह से हो गई। चाहे वो मीन है, स्तर उसका कम है, या हाई है, जितना ईश्वर चाहेगा, जितना भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। ठीक है। टूवर्ड विच टाइम लीड्स मी, यानी जिस मैच्योरिटी की ओर समय मुझे ले जाता है। टूवर्ड विच का मतलब जिस मैच्योरिटी की ओर, विच यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ मैच्योरिटी के लिए। टूवर्ड विच टाइम लीड्स मी, जिधर मुझे समय ले जाता है। द विल ऑफ हेवन, भगवान की वही इच्छा है। द विल, इच्छा, ऑफ हेवन रिप्रेजेंट करता अक्सर पोएट्री में गॉड को। ठीक है। ऑल इज, सब कुछ क्या है? इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट, यदि मेरे अंदर ग्रेस है, मुझे ग्रेस मिला हुआ, ईश्वर की कृपा मिली हुई है, टू यूज इट, इस मैच्योरिटी को यूज करने की। सो इस तरह से, एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, जैसा मेरा जो टास्क मास्टर है गॉड, उसकी नजर में जैसा मुझे यूज करने का ग्रेस मिला हुआ है, उतना मैं इस मैच्योरिटी को यूज कर पाऊंगा। यानी एंड में सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया और समय के ऊपर छोड़ दिया। शुरू में तो समय को चोर कह दिया, लेकिन यहां समय मुझे जिस ओर ले जाए, जिस मैच्योरिटी की ओर ले जाए, चाहे वो मैच्योरिटी हाई हो, चाहे मीन हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे कम हो, या आखिर में रेजोल्यूशन हो गया, है ना, एक तरह से अपने आप को संभाल लिया, उस तकलीफ से बाहर आने की कोशिश की, और जो उनके रिलीजियस बिलीफ था उस और सोनेट को टर्न कर दिया कि भगवान की जैसी मर्जी होगी, जितना देना भगवान को होगा उतनी ही मैच्योरिटी मिलेगी, चाहे मैं कितना इसका दुख कर लूं, और दुख मुझे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय अनुकंपा की चीजें हैं। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिल जाती है। तो ये आपके पॉइंट थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ चीजें एलिट्रेशन एक आध जगह आपको और मिलेगा। ये देखो, ह का साउंड है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन मिल जाएगा। सून और स्लो में भी आपको अलिट्रेशन मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं पॉइम में आपको एलिट्रेशन और नजर आ जाएगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ओके, देखो भाई, सारी चीजें तो संभव नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीजें सेल्फ एनालिसिस पे भी छोड़नी पड़ती है। थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कीजिए। और एक बात विशेष ध्यान रखिए, क्वेश्चन आंसर मैं सिर्फ ऐप में डालूंगा। इस पोएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आपको सिर्फ ऐप में मिलेंगे, ठीक है ना। इसका पीडीएफ वगैरह आपको जरूर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर इतना समय भाई यूट्यूब पे कंज्यूम नहीं हो सकता। अब इस पोएम में या सोनेट में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो हैं, एक तो देखो मेटाफर्स। ये मेटाफर्स कौन कौन से हैं? एक तो देखो सटल थीप बताया गया है टाइम को, यानी टेनर है टाइम और व्हीकल है थीप। जिससे तुलना की जाए वो व्हीकल, और जिसकी तुलना की जाए समय की तुलना की गई है। स्टोलन ऑन विंग, ऑन हिज विंग्स, ये भी क्या है? टाइम को डिस्क्राइब किया गया है बर्ड के रूप में, तो ये भी मेटाफर है। लेट स्प्रिंग, जो करंट स्टेज ऑफ लाइफ है, उसके लिए एक मेटाफर यूज किया गया। बर्ड्स और ब्लॉसम, ये पोएटिक अचीवमेंट के लिए यूज किया गया, ठीक है। और इनवर्ड राइपनेस मैंने आपको बताया था मैच्योरिटी के लिए यूज किया गया। तो ये पांचों मेटाफर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, इनको विशेष ध्यान देना। उसके बाद अलिटरेशन, एक तो फ का एलिट्रेशन यहां है और यहां ब का एलिट्रेशन है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और पर्सोनिफिकेशन है, उसमें टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है
ह्यूमन क्वालिटीज दर्शाते हुए चोर होने की, तो ये भी क्लियर है काफ़ी। तो आई होप पूरी कविता क्लियर हो गई होगी। हमने जॉन मिल्टन के बारे में भी काफ़ी कुछ इसमें बता दिया था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर कोई आपके मन में डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, रिस्पॉन्ड कर लेंगे। ओके, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत है कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ। अरे भाई पेशेंस रखो, अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो इट विल टेक टाइम, है ना। अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को कवर करते हुए पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं सरसरी तरीके से या जल्दी जल्दी में चीज़ें पढ़ा दी। जो लोग पेशेंस नहीं रखते ना, फिर एंड में जाके वो आरपीएससी जैसे एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते हैं। पोइट्री है, बड़ा आराम से डूब के समझ के पढ़ना पड़ता है। एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। मीटर समझना पड़ता है, राइम स्कीम समझना पड़ता है, पोइट्री का कौन सा जॉनर यूज किया गया है वो सब समझना पड़ता है। पोइट के बारे में कुछ फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। अच्छा, कौन से फैक्ट्स परीक्षा उपयोगी हैं, कौन से नहीं हैं, ये भी दिमाग में होता है ना। अब ये आमतौर पर पिताजी का नाम क्या था जॉन मिल्टन के, पत्नी जी का नाम क्या था, ऐसी बकवास परीक्षा में नहीं पूछी जाती। पोइट्री से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, सेगमेंट होता है, वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बात कर रहा हूँ हमारे YouTube चैनल की, तो तुरंत कर लीजिए। प्लस साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी नाम से, एकेडमिक इंग्लिश जोन। और अगर आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है एकेडमिक इंग्लिश जोन से, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें जो दिए गए वेरियस कोर्सेज हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी और आप हमारे कोर्सेज सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइज? थैंक यू सो मच।